गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अर्चनोवा क्लासेस। तो बच्चों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे? एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर में बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हाइट एंड डिस्टेंस पता करेंगे। कैसे? किस चीज़ का हाइट एंड डिस्टेंस? तो किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी टावर दे देगा, कभी टावर एक काफ़ी ग्राउंड पे टावर खड़ी है, एक कोई मैन या फिर ऑब्जर्वर इस टावर को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है इसका टॉप पे, और माइंड में सोच रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली यही हम करेंगे कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ ट्री एंड डिस्टेंस में क्या होगा। मान लो कि अगर ये एच दे रखा है कहीं भी, ये हाइट निकल गया। मान लो किसी क्वेश्चन में टावर की हाइट दे रखी होगी, मान लेगा इसके बेस के, टावर के बेस से लेकर के इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पता करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इसमें बेसिकली बहुत सारे टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे इस चैप्टर से बेसिकली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं। हर अब देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के एक दो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में दो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसमें? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे इसमें। उसके बाद इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करके उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन देख लेते हैं। मान लो एक टावर दे रखी है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टावर है, ठीक है। मान लो पॉइंट ए पे कोई ऑब्जेक्ट कोई खड़ा है, ये यहाँ से इस टावर के टॉप पॉइंट पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है टॉप पॉइंट पे। कहाँ देख रहा है? एक टावर है, ग्राउंड पे है एक टावर वर्टिकली। इस ग्राउंड पे इस टावर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है। इस टावर का नाम दे देते हैं हम पी क्यू, ठीक है। इसका टॉप पॉइंट क्यू हो गया एंड बेस पॉइंट हो गया इसके पी। अब यहाँ से कोई बंदा देख रहा है टॉप पे, इस टावर के टॉप पे देख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब टॉप पे देख रहा होगा तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। और जहां से देख रहा होगा, मान लो इस पॉइंट से देख रहा है डायरेक्ट इस टॉप पॉइंट को, इस पॉइंट से लेकर के डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जो क्यू को मिलाएगी, इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन होगा वो, ये इस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। समझे लाइन ऑफ साइट क्या होता है? इसमें एक दो टर्म आएंगे कि मान लो जो भी ऑब्जर्वर होगा
उस ऑब्जर्वर के आईज से, मतलब आंख से देखेगा कोई भी चीज, ये आई से देख रहा होगा टॉप पे, तो आई के हॉरिजॉन्टल, हाई आई के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा जो इसको यहाँ पे कट कर रही है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और उस आई से जो टॉप पॉइंट पे देख रहा है, वहां से टॉप पॉइंट पे एक लाइन जुड़ेगी, कनेक्ट होगी, उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन इस केस में क्या होगा, जब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन अगर ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ चीजों को देख रहा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया? जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एक, इधर से आप देख लेते हैं, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब ये इस टावर के टॉप पोजीशन पे देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। जब भी ऊपर की तरफ देखे तो इसके आई से सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उन्हें ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, आई से डायरेक्ट टू द, जहां पर देख रहा है उस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया, तो इसको हो गया लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ SIGHT, लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहचानने के लिए हमेशा क्या करना है, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा ऊपर की तरफ देखना है, और तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यही कॉन्सेप्ट एक दूसरा आता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखो, मान लो कोई कोई बच्चा है किसी बिल्डिंग पे टॉप फ्लोर पे, मतलब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के विंडो से देख रहा है रोड पे, क्या देख रहा है, मान लो एक कार चल रही है, कार आ रही है, ये कार को इस विंडो से ये देख रहा है। तो इस कार से जब देख रहा है, कार को देख रहा है कहाँ से, विंडो से, टॉप फ्लोर से, तो नीचे की तरफ। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखते थे, यहाँ टॉप से डाउनवर्ड की तरफ लुक करेंगे, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे, ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे। मैंने इसको देखा और फिर इसके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और तब जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब भी, मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन होगा व्हेन एन ऑब्जर्वर look up to the look upward, ठीक है, look up to an object then the angle formed between line of sight and horizontal line, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब कोई भी ऑब्जर्वर मतलब बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ वाले ऑब्जेक्ट को देखेगा, तब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्जर्वर किसी हाइट पे से, मतलब किसी ऊंचाई से
किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तब जो एंगल फॉर्म होगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, एक सिंपल मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है कि एक टावर है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पे टावर है। बोल दिया किसी पॉइंट पी से जब टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। और हाइट ऑफ टावर दे रखा है 80 मीटर। हाइट दे रखा है 80 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, तो पता फाइंड बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन टावर बेस टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर। ये ए पी डिस्टेंस निकालना है। ए पी डिस्टेंस कैसे होगा? देखो, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम आए ना, तो आपको सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम ड्रॉ कर लेना। स्टेप 1 क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम को ड्रॉ करना। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन ना 50 to 60% सॉल्व हो जाता है, अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ डायग्राम। सेकेंड स्टेप, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें चूज करेंगे एक करेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब मान लो कि क्वेश्चन दे दिया, हाइट दे रखा है 80 मीटर टावर की, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया। अब तुम्हें इसमें बोल दिया कि एपी तुम्हें निकालना है, ठीक है। एपी निकालना है, एपी निकालने के लिए कौन सा बेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक यूज कर सकते हैं? मान लो मैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं? साइन होता है, जो कि होता है पी बाई एच होता है। कॉस थीटा होता है, बी बाई एच होता है। टेन थीटा होता है, पी बाई बी होता है। कोसेक होता है, सेक होता है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट हमें पता करनी है, तो जहाँ पे एच यूज हो रहा है, या तो ये पी यूज हो रहा है और बी यूज हो रहा है। पी और बी किस में यूज हो रहा है? देखो, टेन में। तो सबसे बेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक होगा ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक की बात होती है, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल आता है, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे दिया है, तो टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू पी ए बी। पी क्या है यहाँ पे? ए बी अपॉन में ए पी, ठीक। ए बी हमें पता है 80 मीटर है, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 1/√3 इक्वल्स टू ए बी हमें पता है 80 मीटर अपॉन में ए पी। अब ए पी की वैल्यू निकालना था हमें, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ए पी इक्वल्स टू 80√3। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये तो बेसिक्स प्रॉब्लम हो गया इसका, जो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड था। मैंने समझने के लिए बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। अब एक प्रॉब्लम एंगल ऑफ डिप्रेशन का लेते हैं, सेम एज इट इज, बेसिक्स ही लेते हैं। मान लो बोल दिया एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट से, टॉप से, मान लो यहाँ से कोई पर्सन ग्राउंड पे
चलती हुई कार को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। मान लो इसको देखा तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया कार के, जो इस पॉइंट को और इस कार को स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप हाइट से, टॉप फ्लोर से रोड पे किसी कार को देख रहा है। तो क्या दिमाग में आएगा डायग्राम हमारे पास? अगर ये बेसिक सिंगल डायग्राम बनाऊँ मैं, सिंगल लाइन डायग्राम, तो ये भी नहीं ड्रॉ करना है हमें। बस एक लाइन खींचना है टावर बिल्डिंग के लिए, इसके टॉप पे एक डॉट लगाना है, मतलब इस बिल्डिंग की नाम दे देनी है AB। और यहाँ से इस गाड़ी को भी ड्रॉ नहीं करना है, अगर सिंगल लगाना है तो डायरेक्ट बोल देना गाड़ी को यहाँ पे देखा इसने, बस इसको पॉइंट एज ए पॉइंट डिनोट कर देना। अब B से डायरेक्ट C को मीट करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गया, ये ड्रॉ कर लिया हमने। बोल दिया कि बिल्डिंग से कार की डिस्टेंस इसने दे रखा है 120 मीटर। ठीक, बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रॉ होगा यहाँ बताओ। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जहाँ से देख रहा होता है सबसे पहले उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, और लाइन ऑफ साइट हमने ड्रॉ कर लिया है। तो लाइन ऑफ साइट, जब टॉप से हम किसी डाउनवर्ड चीज़ों को देख रहे होते हैं तो जो डिप्रेशन एंगल बनता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये मान लो 45 दे रखा है, 45 डिग्री। ये चीज देख लिया। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज आप याद करना, यहाँ से अगर मान लो एक चीज मैं यही प्रूव ही कर देता हूँ। देखो इन दोनों लाइन को मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड किया ऐसे। अब ये लाइन आपस में पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है ना, पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है। तो आपने 9th चैप्टर में, 9th क्लास में पढ़ा होगा लाइन्स एंड एंगल। इसमें क्या आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को एक तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन काटता है दो पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे एक एंगल बनता था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारा, आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा, तो एक नोट में आप ये चीज लिख लेना, मेन पॉइंट है ये, तो हमेशा आपको याद रखना है। हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये नोट में नोट करके लिख लो आप, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होगा। क्यों, देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर इस पॉइंट से हम टॉप में देखेंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो गया ना, इक्वल प्रूफ। चलो इसको भी अब नोट कर लिया, तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो इसने क्या दिया कि एक टावर से, सॉरी एक बिल्डिंग से एक बच्चा कार को ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, तो वहां पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने बोल दिया 45 डिग्री बन रहा था। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हमारा 45 हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमने अभी पढ़ा। तो सेम मान लो ये डिस्टेंस दे रखा है हमें, और ये एंगल भी दे दिया ये, और हमें बोल दिया कि हाइट ऑफ बिल्डिंग पता करने के लिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा। तो ये है हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें पता है, एंगल पता है। तो बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज होगा यहाँ पे, जिसमें P और B यूज होगा। तो यहाँ भी tan थीटा यूज हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू P बाई, मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग, मान लो H ले लेते हैं अपॉन में 120। ये कितना है हमारे पास, tan 45 डिग्री क्या होती है वैल्यू,
1 होती है। ये सब याद कर लो वैल्यू 120। एच के लिए अगर निकालना है तो हमें 120 को भेजेंगे। देखो हाइट क्या आ गई 120 मीटर आ गई। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से एक क्वेश्चन सिंपल वाला हो गया। इसको रब कर दूं मैं, चलो ठीक है रब कर दिया मैं। अब आते हैं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। अब कॉन्सेप्ट एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसमें समझेंगे क्या चीज़ें मेन है, क्या चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपको बनेगा, क्या क्या बनेगा, लैडर वॉल प्रॉब्लम। देखो लैडर वॉल प्रॉब्लम में हमें क्या बताना हो, इसमें कितने टाइप के इसमें प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसमें भी कितने टाइप के बनेंगे, एक तो सिंगल एंगल होता है, सिंगल एंगल प्रॉब्लम। एक दूसरा हो जाएगा डबल एंगल प्रॉब्लम। सिंगल एंगल डबल एंगल प्रॉब्लम। अब देखो सिंगल एंगल और डबल एंगल प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक। लैडर वॉल प्रॉब्लम मतलब लैडर मीन्स सीढ़ी होती है एक वॉल के द्वारा। मान लो एक क्वेश्चन में बोल दिया ये वॉल है, ठीक है, ग्राउंड पे, मतलब ये ग्राउंड है, ये वॉल है, दीवार है। अब दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, इसको बोलते हैं लैडर। लैडर को मैंने एल से दिखा दिया, इस पॉइंट को, इस दीवार को मैंने दिखा दिया ए बी, और इस पॉइंट पे सी दिखा दिया, जिससे जहाँ पे लैडर का निचला भाग है, ठीक। इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो ये लैडर वॉल, ये प्रॉब्लम इस टाइप से आएंगे आपको। अब इसी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोल देगा कि जो लैडर और ग्राउंड के बीच का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, जब ये सी पे था, और ये लैडर जहाँ पे वॉल पर टच कर रही है वहां से ग्राउंड तक की हाइट दे रखी है इसने 20 मीटर दे रखी है। तो बोल देगा लैडर का जो निचला पार्ट है वो वॉल के फुट से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सिंपल वही वाला प्रॉब्लम हो गया, बट यहाँ पे एप्लीकेशन लैडर वॉल वाला आ गया। अब इसी में बोल देगा दूसरा टाइप का कैसे क्वेश्चन बनेगा, कि बोल देगा जो लैडर है, लैडर थोड़ा स्लाइड करके, स्लाइड भी कर सकता है, ये स्लाइड करके मान लो इधर आ सकता है, या फिर स्लाइड करके इधर जा सकता है। लैडर का जो बेस है इस ग्राउंड पे स्लाइड कर सकता है लेफ्ट में या फिर राइट में। तो देखो स्लाइडिंग से क्या इफेक्ट आएगा, मान लो ये हमारा टावर है, सॉरी वॉल है, लैडर पहले हमारा इस तरह से रखा हुआ था, मान लो इस सी पे था। अब ये वाला जो है, अब जो लैडर की जो लेंथ है एल है, ये फिसलेगा, स्लाइड करेगा इधर की तरफ इधर की तरफ, तो इसकी हाइट, इसकी जो लेंथ होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो ये चीज, ये पॉइंट आ करके यहाँ पे आ गया, पॉइंट डी पे, मान लो इस पॉइंट पे आ गया पॉइंट डी पे, तो ये अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यही होगा ना। अगर मान लो ये लैडर है, सीढ़ी है, और इसका बेस फिसल के इधर की तरफ आ जाएगा तो ये वाला चीज नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि लेंथ तो सेम है इसकी। मान लो यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा था और बोल दिया कि फिसलने के बाद जो एंगल बना इससे ग्राउंड से 30 डिग्री बना, ठीक, 30 डिग्री बना। अब बोल देगा जब पॉइंट सी से 20 मीटर अवे फिसला तब इसकी हाइट कितनी होगी वो पता करने के लिए दे देगा, ये कितनी कितनी होगी। ये एप्लीकेशन इस टाइप से बन सकता है, इसमें स्लाइडिंग बेस पे। अगर देखो अगर यही चीज पॉइंट स्लाइड होकर के राइट की तरफ स्लाइड होता है, ठीक, राइट की तरफ स्लाइड होगा तो क्या होगा, देखो मान लो ये सी से यहाँ पे आ गया बी पे, तो क्या होगा, स्लाइड होकर के ये जब आगे बढ़ेगा तो ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा पॉइंट,
और ये इसके और एंगल के बीच जब ये जो है ये बेस पॉइंट अवे फ्रॉम द वॉल फिर स्लाइड करेगा तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा। जब टुवर्ड्स वॉल की तरफ स्लाइड करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। मान लो यहाँ पे 75 के आसपास आ गया। इस तरह से जब किसी पॉइंट से अगर लैडर का जो बेस है वो स्लाइड कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट बढ़ेगा। अगर यही चीज टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द, अवे मतलब दूर, जब वॉल से दूर स्लाइड कर रहा है, फिसल गया, तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, घटेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, इस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। चलो एक प्रॉब्लम लेता हूँ लैडर वाला प्रॉब्लम पे। लैडर वाला प्रॉब्लम पे कौन सा प्रॉब्लम ले लूँ, यही वाला के लेता हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया वॉल है, ठीक है, एक लैडर यहीं पे वॉल के सहारे इंक्लाइंड है, तब एंगल जो बन रहा है इसमें 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, ये गिवन है। गिवन क्या है, वॉल है ए बी और ये सी। जब सी पॉइंट पे था रखा हुआ तब का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। अब यही बोल दिया ये स्लाइड कर गया, स्लाइड करने के बाद जो स्लाइड कितना किया, 20 मीटर अवे फ्रॉम द 20 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये स्लाइड किया। तो मान लो 20 मीटर अवे फ्रॉम द स्लाइड किया तो इसकी ड्राइंग इस टाइप से बन जाएगी। ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये मान लो सी बोल देते हैं, इसको ई पे बोल देते हैं, आ गया। तब जो बोल रहा है गिवन दे दिया एंगल जो हो गया 30 डिग्री हो गया। तो फाइंड द फाइनल हाइट। बोल रहा फाइनल हाइट बताओ टावर वॉल की जहां पे लैडर टच कर रहा है इसको, ये हाइट बोल रहा पता करने के लिए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, इसमें देखो दो एंगल बन गया इसमें, ये 2 एंगल वाला प्रॉब्लम हो गया। अब देखो ये चीज हमें पता है 20 मीटर दे रखा है, ये 2 एंगल दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है हमें। मान लेते हैं पहले इस ट्रायंगल में ए बी सी में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी सी अगर मैं देख रहा हूं तो ए बी, अच्छा हाँ ये देखो यहाँ पे अगर मैं कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाए बताओ आप, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाए। तो इसमें एक कॉमन पार्ट है, आपको याद रखना है कि जो लैडर की जो लेंथ होती है वो बदलती नहीं है कभी भी, नहीं बदलेगी ना। हमें निकालना क्या है, ये हाइट निकालना है, ये वाली हाइट। जब पॉइंट ये लैडर पॉइंट सी से स्लाइड करके टुवर्ड्स मतलब अवे फ्रॉम द वॉल टू स्लाइड किया 20 मीटर, जब ये पॉइंट डी पे आ गया स्लाइड करके, तब जो ये लैडर का टॉप पॉइंट टच कर रहा है वॉल पे, वहां से लेकर के टू द ग्राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, हाइट कितना होगा, वो पता करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, मान लो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 1060 डिग्री लगा रहा हूँ। तो 1060 अगर लगाऊंगा ए बी सी में तो ए बी अपॉन में ए सी, ये आ जाएगा ए सी। ठीक, तो 1060 डिग्री क्या होता है हमारे पास, √3 इक्वल्स टू ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ वॉल है, टोटल ओरिजिनल हाइट है, इसको मैं एच ले लेता हूँ। ठीक है, एच। ए सी हमारे यहाँ पे ए सी है, चलो ए सी को अगर इधर लेके आऊँ, ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपन में √3। तो एक इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। ठीक है, दूसरा इक्वेशन इसमें क्या बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं,
ए ई डी, ए डी ई इन ट्रेंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई ट्रेंगल, ए डी ई। अगर ट्रेंगल देखो तो इसमें बताओ 10 30, 10 30 डिग्री ले रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक से, क्योंकि हाइट निकालना है हमें ये वाला, तो ये और ये कॉमन पार्ट आ रहा है 30 डिग्री अपॉन में ए ई अपॉन में ये क्या हो जाएगा ए डी, यही होगा ना इसका। इसका हाइट ये है और कंप्लीट बेस ये है पी और बी, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ए की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ए को ए छोड़ देते हैं अपॉन में ए डी, ठीक। अब ए डी को मैं इधर लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, यही पे देख लेते हैं। ए डी को इधर लेकर मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 ए इंटू √3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। अब देखो तीसरा चीज क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये जो हमारा ए डी है लाइन, ए डी को क्या लिख सकते हैं सी डी प्लस ए सी, सी डी प्लस ए सी, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हम यहाँ से डाल के इसमें डाल देंगे, और ए डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रहा, ए डी इक्वल्स टू ए सी क्या हमारे पास, चलो सी डी को रखते हैं यहाँ पे। सी डी क्या हमारे पास 20 ऑलरेडी दे रखा है, सी डी को 20 डाल देते हैं, प्लस ए सी कितना था हमारे पास h√3, h/√3, तो ए डी और ए डी को भी ए ई √3 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए ई को, ए ई, चलो पहले ए डी निकाल लेते हैं, है ना, ये हो गया। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू ए ई √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h√3, हो गया डन इतना। इस वाले क्वेश्चन में मैंने इसकी वैल्यू डाल दिया, निकल गया इतना। तो ए ई निकालना था ना हमें, हाइट ऑफ दिस, ओके ए, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू √3 को डिवाइड में लेके जाए तो 20 प्लस h अपॉन में √3 डिवाइडेड बाई √3, इस तरह से ए आ गया। मान लो अगर यहाँ पे गिवन में h दे देता हमारे पास हाइट, ये तो h की वैल्यू पुट कर देते हैं, अदरवाइज ये एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। और हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में हमेशा ये दिया रहता है, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे बेसिकली पता करना होता है ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है। सेकंड जब मूव करके फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे गया तो 20 मीटर अवे गया, तो टोटल डिस्टेंस पूछ सकता है ये कितना होगा, या फिर फर्स्ट पोजीशन से लेके टू द वॉल का जो बेस है वहां तक का डिस्टेंस पूछ सकता है। मैंने ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, इसके लिए कोई अलग से मान लो ये हाइट दिया रहता तभी इजिली निकल जाता, ठीक, इस तरह से हो गया। अब एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें, देखो कॉन्सेप्ट 2 होगा हमारे पास, सिंगल एंगल एंड एंगल फाइंडिंग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, पहला कॉन्सेप्ट हो गया लेडर वॉल प्रॉब्लम। लेडर वॉल में वही था, एक तो नॉर्मल सिंगल एंगल करके दे देगा, दूसरा था स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन दे सकता है उसमें। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। कॉन्सेप्ट 3 क्या है, कॉन्सेप्ट 3 है
सिंगल एंगल सिंगल फाइंडिंग, सिंगल एंगल फाइंडिंग, ठीक है, सिंगल एंगल एंड एंगल फाइंडिंग। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल एंगल और एंगल फाइंडिंग, ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्या आता है, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जिसमें एक एंगल दिया रहेगा और दूसरा एंगल पता करना होगा, ठीक है, एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा एंगल पता करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, मान लो टॉप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मान लो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, एक टावर है, ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से एक बच्चा या फिर कोई पर्सन इसके टॉप ऑफ टावर के टॉप को भी देख रहा है और टावर के बॉटम को भी देख रहा है। इसको मिला देते हैं हम, ठीक है, ये बेस है, ग्राउंड है। क्या कर रहा है, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है जहां से टॉप पे एक बच्चा इसके छोटे से टावर है, यहाँ पे इस टावर पे टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है और बॉटम को देख रहा है। जब बॉटम को देख रहा था, टॉप को देख रहा था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था यहाँ पे, गिवन है 30 डिग्री। जब टॉप को देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, और जब बॉटम को देख रहा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है, दो एंगल दे रखा है। अब कंस्ट्रक्शन देखो यहाँ पे क्या था, मान लो मल्टी स्टोरेज इतना बस गिवन दे रखा है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की हाइट दे रखी होगी, हाँ, ये हाइट कितनी दे रखी है, 20 मीटर, ये गिवन दे रखा है, गिवन डेटा बस इतना ही है। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को मान लेता हूँ ए बी, इसको मान लेता हूँ पी क्यू। ये क्या है, छोटा सा टावर है हमारे पास, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है। अब यहाँ पे देखो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है हमें, तो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट से इसके हाइट के बराबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया तो एक ट्रायंगल मेरा ए बी बन गया इससे। हाँ, एक ट्रायंगल हमारा ये तो ऑलरेडी बना हुआ है इससे, ठीक। जब कंस्ट्रक्शन किया तो इसको इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन से क्या क्या चीज हम लिख सकते हैं, पहले इधर लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है क्यू आर, वो क्यू आर इक्वल होगा एपी के, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल खड़े हैं, टावर वर्टिकली है, तो वर्टिकली जब खड़े होंगे तो क्या होगा, ये आप ये पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इसलिए पैरेलल लाइन है आपस में एक दूसरे को, और ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगे इसलिए। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए आर इक्वल्स टू पी क्यू। देखो कंस्ट्रक्शन से ये दो चीज हम लिख सकते हैं। अब एक चीज और लिख सकते हैं, देखो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इक्वल होगा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इक्वल होगा यहाँ पे, ये 45 हो जाएगा हमारे पास, ये 30 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग था जिसके टॉप हाइट से, टॉप पोजीशन से एक छोटे से टावर को एक बच्चे ने देखा, उसके टॉप पॉइंट को और बॉटम पॉइंट को। जब टॉप पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, जब बॉटम पॉइंट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 था। गिवन है बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर। तो फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन, बोल रहा है कि पता करो डिस्टेंस बिटवीन ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड टावर कितनी होगी। स्टोरेज बिल्डिंग एंड टावर ये पता करने हैं। ऑल्सो फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस टावर,
and also find out the height of tower। देखो क्वेश्चन दे दिया, लिख दिया, मैंने ड्राइंग से समझा दिया, मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लिखा ताकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने इसको ड्राइंग से आपको क्वेश्चन समझा दिया। बस क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ड्राइंग डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो मतलब क्वेश्चन बन गया। क्या करना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है और ये इस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ। ये डिस्टेंस हमारा देख रहे हैं 20 मीटर। चलो सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला ये ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल बी क्यू आर, बी क्यू आर, अगर बी क्यू आर ट्रायंगल देख रहे हैं तो ये 30 डिग्री दे रखा है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये और ये 10-30 लगा रहे हैं, 10-30 डिग्री इक्वल्स टू पी। पी क्या है यहाँ पे, इस ट्रायंगल के लिए बी क्यू आर के लिए बी आर है, बी आर अपॉन में ये बेस है इसका आर क्यू, आर क्यू। ठीक, 10-30 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू बी आर अपॉन में आर क्यू। कितना आ गया, तो यहाँ से आर क्यू क्या आ जाएगा, आर क्यू इक्वल्स टू बी आर इंटू √3। ये इक्वेशन यहाँ से लिख लो। ठीक है, अब देखो आर क्यू क्या किसके बराबर है, एपी के बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर क्यू, तो यहाँ पे इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आर क्यू को एपी के बराबर लिख सकते हैं बी आर√3। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, बी ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल लिया ए बी पी। ए बी पी में क्या होगा, यहाँ भी हम क्या करें 1045, 1045 ले रहे हैं, 1045 लेंगे तो ये पी हो जाएगा ए बी, ए बी अपॉन में ए पी। ठीक, 1045 क्या होता है 1 होता है, ए बी क्या है हमारे पास 20 दे रखा है, और ए पी व्हाट इज ए पी, ए पी नहीं है पता हमें, ये निकालना है हमें। तो ए पी की जो वैल्यू हो जाएगी, ए पी को अगर लेकर आए तो 20 मीटर हो जाएगी। यहाँ से देखो ए पी निकल गया, ए पी क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो ए पी हमारा निकल गया, मतलब डिस्टेंस पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट था हमारे पास व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर। तो ये टावर की हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये कंप्लीट हाइट दे रखा है हमारे पास 20, मान लो ए बी में से, ए बी हाइट में से अगर बी आर को घटा दे, इस हाइट को घटा दे तो क्या बचेगा, ए आर बचेगा, जो कि इक्वल है किसके, ए आर इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। इक्वल है, ए बी हमें पता है कितना है, ए बी 20 मीटर पता है हमें, बी आर कितना आया था, बी आर नहीं पता हमें, तो यहाँ से हम बी आर लिखेंगे, बी आर की वैल्यू, इस इक्वेशन से बी आर की वैल्यू अगर लिखे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से बी आर इक्वल्स टू ए पी अपॉन में √3, ए पी क्या आया था हमारे पास 20 अपॉन में √3, क्या आया था 20 में से आप बी आर को हटाएंगे, मतलब 20 अपॉन में √3 घटाएंगे, जो हो जाएगा हमारे पास पी क्यू। इसको सॉल्व कर लो, अब 20√3 माइनस 20 अपॉन में √3 इक्वल्स टू पी क्यू। ये आ गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को एनालिसिस, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे, उन दोनों ट्रायंगल से क्या करेंगे हम लिखेंगे रिलेशंस, टेन का जो चीज़ हमें पता करना है उस टाइप से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चूज करेंगे। यहाँ पे हमें ये हाइट पता करनी थी इसलिए मैंने ये 10 का चूज किया है।
अब फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा अपना? कॉन्सेप्ट 4। ये मार्कर नहीं चल रहा क्या? दूसरा मार्कर कहाँ गया हमारा? कॉन्सेप्ट 4 में क्या होगा देखो, टू एंगल सेम ऑब्जेक्ट। टू एंगल, दो अलग अलग एंगल बनाएगा सेम ऑब्जेक्ट। कैसे देखो, टावर या वॉल ले लो, जब इस पॉइंट से इसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक, सेम वही हो गया स्लाइडिंग वाला। जब 20 या 30 मीटर दूर जा करके इस पॉइंट को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तब एंगल हो गया इसके 30 डिग्री। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट फर्स्ट पोजीशन। मान लो इसको फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, इसको सेकंड पोजीशन। जब फर्स्ट पोजीशन पे था ऑब्जर्वर, तब इस टावर के टॉप को ए और बी को, ए पॉइंट को देख रहा था, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था हमारे पास 60 डिग्री। जब वो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे आ गया ऑब्जर्वर, तब जो टावर को देख रहा था टॉप पे, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री था। तो फाइंड आउट द प्रीवियस डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन तो टावर बेस टू द फर्स्ट पोजीशन, ये डिस्टेंस पता करनी होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग खुद से, होमवर्क हो गया आपको लिया। अब इसका फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या होगा? फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखो, एक क्वेश्चन देखता है लैडर वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, देखो लैडर वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? वॉल के सहारे एक लैडर लगी है। ठीक, ये लैडर की लेंथ मैंने एल ले लिया, ये वॉल का हाइट ले लिया मैंने एच। वॉल के सहारे एक लैडर इंक्लाइंड है, तब जो एंगल बना रहा है, एंगल बोल दिया इसने थीटा, एंगल दिया नहीं, यहाँ पे गिवन नहीं, थीटा बोल दिया इसने। वही बोल रहा है जब ये स्लिप होकर के, स्लिप कितना हुआ, जब समथिंग मतलब स्लिप वॉल से टुवर्ड्स मतलब अवे, अवे स्लिप हुआ लैडर, मतलब इस पॉइंट पे आकर के ये मिला, ये कंप्लीट एच है। कंप्लीट ये जो हाइट दे रखा है मेरे पास 10 मीटर दे रखा है। जैसे मैंने कुछ पिछली प्रॉब्लम में क्या था कि एक हाइट था वो दिया नहीं था, और यहाँ पे देखो हाइट दे दिया, तो ये क्वेश्चन एज उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये 8 मीटर बोल रहा है कि यहाँ थीटा नहीं दिया, लेकिन ये थीटा बोल दिया, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। क्या है, जब पॉइंट
ए पे और बी पे, जब पॉइंट ए पे था लैडर का बेस, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन था थीटा। सेम जब वो स्लिप होकर के अवे स्लिप हुआ, अब डिस्टेंस भी नहीं दे रखा कितना स्लिप हुआ, कितना डिस्टेंस से स्लिप हुआ, तब जाकर के जिस हाइट पे वो वॉल पे टच कर रही है वो हाइट दे रखी है 8 मीटर। तो पता करनी है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लैडर। इस क्वेश्चन में देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हमें लेंथ पता करनी है, इस लैडर की लेंथ। तो इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, इसको पी क्यू नाम दे देता हूँ। ए पी क्यू, अगर ए पी क्यू ट्रायंगल ले रहा हूँ तो देखो ये एल पता करनी है हमें और ये हाइट हमें पता है, तो ये पी पता है और एच पता है, तो यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि पी और एच साइन थीटा में आता है। थीटा यहाँ पे दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी। पी क्या हमारे पास पूरा हाइट दे रखा है 10 मीटर, अपन में ये एल, हमें एल मान लिया इसको। अब ये लैडर है तो लैडर की लेंथ तो बदलेगी नहीं, कितना चाहे कितना आगे स्लाइड कर दो या फिर पीछे स्लाइड कर दो, एल है तो यहाँ भी एल ही रहेगी। दूसरा ट्रायंगल में भी देख लेते हैं, यहाँ से लैडर की एल निकाल लो, एल इक्वल्स क्या जाएगा 10 अपन में साइन थीटा, पहला। अब दूसरा ट्रायंगल लगाओ, इन ट्रायंगल बी पी, इस पॉइंट को मान लेते हैं आर, बी पी आर, इन ट्रायंगल बी पी आर। अब लगाओ इसमें भी साइन ये 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्या है हमारे पास 8 मीटर, बी आर पी क्या है हमारे पास 8 मीटर दे रखा है, गिवन है 8 अपन में एच क्या है यहाँ पे एल है, ठीक। अब ये देखो ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया नहीं आपको, यहाँ पे आप लिख लेना। देखो साइन जो होता है वो कॉस के, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे, जब दो एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 हो जाए, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे यहाँ पे साइन क्या है, साइन आपस में, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे हमने साइन की वैल्यू देखा था, देखो साइन की वैल्यू क्या थी, 0 पे 0 थी, 30 डिग्री पे 1/2 थी, 45 पे 1/√2 थी, 60 पे √3/2 थी और 90 पे 1 था। ऐसे ही कॉस का वैल्यू क्या था, उल्टा था इसके, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस 0 का 1 था, फिर कॉस 30 का ये वाला वैल्यू आ जाता था 60 वाला √3/2, फिर कॉस 45 पे 1/√2 सेम था, और कॉस 60 पे 30 वाला आ जाता है वैल्यू 1/2, और कॉस 90 पे 0 आता था। मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं, तो आपस में इन दोनों का जो सम होगा हमेशा 90 के बराबर होगा, ठीक है, थीटा के। तो देखो यहाँ पे अगर थीटा है, ये और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि देखो इन दोनों का सम भी ना थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये भी आपस में 90 हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कभी भी इस टाइप का फॉर्मूला है तो हमेशा याद रखना, साइन थीटा, अगर साइन इस तरह से देखा, साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा अगर दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। जैसे साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वैसे टेन कॉट, टेन एंड कॉस, अगर ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। ये समझ में आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 8 अपन में एल, यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 अपन में
cos थीटा। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब 1 2 को कंपेयर करें तो एल एल है, एल एच एस में, तो एल एच एस में बराबर होगा फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 10 अपॉन में साइन थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन में cos थीटा। अब ये देखो साइन थीटा को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन में 8, वैल्यू हो जाएगा 2 5 जा 2 4 जा 10। ये साइन अपॉन में cos क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू 5/4। देखो टेन थीटा आ गया। वी हमारे पास एल की वैल्यू पता करनी है। अब ये देखो टेन थीटा क्या है हमारे पास, टेन का रेशियो आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू 5/4। अब टेन थीटा हमारे पास क्या होता था, अगर इस फॉर्मूले से देखें तो ट्रायंगल के फॉर्मूले से पी बाई बी होता था ना, पी बाई बी, हाँ होता था। तो इसको पी और बी मान लेते हैं। मान लो पी दे रखा है 5 और बी दे रखा है 4, ठीक। तो एच क्या हो जाएगा हमारे पास, एच इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 41। एच आ गया हमारे पास रूट अंडर 41। अब ये एच जो आया हमारे पास वो कौन सा एच है, क्या ये हाइपर, ये लेंथ ऑफ लैडर है क्या, नहीं, क्योंकि जब भी हम रेशियो की बात करते हैं 10, जब 10 होता है, जब 10 थीटा होता है हमारा, हमेशा ये रेशियो होता है, ना कि वो कंप्लीट लेंथ होता है, ठीक। तो यहाँ से लेंथ निकालेंगे हम, एच जो आ गया ना, तो यहाँ से हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होता था, पी बाई एच। पी क्या था हमारे पास 10 अपॉन में एच दे रखा हमारे पास, सॉरी इस रेशियो से निकालेंगे ना, पी यहाँ पे 5 है, अपॉन में एच कितना आया था हमारे पास रूट 41, तो रूट 41 हो गया। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई। अब हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, साइन थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन में एल, 10 अपॉन में एल था ना, तो यहाँ से एल की वैल्यू निकलेगा। देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गया हमारे पास 5/√41 इक्वल्स टू 10/L। अब इसके लिए एल के लिए सॉल्व कर लेंगे, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इधर जाएगा तो 10√41 डिवाइड में 5 आ जाएगा, 5 टू 10, तो एल की जो वैल्यू आई 2√41। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हुआ इसका, लेंथ ऑफ लैडर। ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको, लैडर वाला प्रॉब्लम था, कैसे हमने लेंथ ऑफ लैडर निकाला। यहाँ पे जो 10 थीटा की वैल्यू आया, ये जो हमेशा जब 10 थीटा होता है, जैसे तुमने एच निकाला, ये एच क्या था, अब तुम्हें लगेगा कि एच में ये क्या है, तुम लोगों को लगेगा कि एच जो था हमारा ये हाइपोटेनस होता था, तो यही तो हाइपोटेनस क्या है, एल के बराबर है। बट ये क्या है हमारे पास, थीटा जब भी बात करते हैं तो हमेशा वो सारा रेशियो वाला फॉर्म होता है, ठीक है। मान लो ये रेशियो में है, तो रेशियो में पी ए हो गया, बी ए हो गया, ऐसे ही एच का रेशियो ये आ गया कंप्लीट। ये चीज डायरेक्ट इसके बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा रेशियो था, ये हमारा एग्जैक्ट लेंथ हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर साइन थीटा निकालेंगे, पी बाई एच से इसी रेशियो से साइन थीटा निकलेगा, फिर वो इक्वेशन 1 में डालेंगे, तब यहाँ से एल की वैल्यू निकलेगी। कंफ्यूजन बच्चे यहीं पे गलती करते हैं मैक्सिमम बच्चे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, एक और प्रॉब्लम लेते हैं फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है, देखो मान लो बोल देगा एक टावर है, ठीक है, टावर दे दिया इसने, अब बोल देगा टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टिप। फ्लैग स्टिप का मतलब
फ्लैग स्टिप मतलब एक झंडे के साथ, जो छड़ी के साथ एक झंडा लगा होता है, ठीक है, डंडे के साथ मान लो यहाँ से एक डंडा लगा हुआ, यहाँ पे झंडा लगा हुआ, डंडा के साथ झंडा, तो फ्लैग स्टिप होगा। टावर के ऊपर फ्लैग स्टिप लगा हुआ है। पॉइंट ए से एक ऑब्जर्व इसके टॉप पे देखा, जब टॉप पे देखा फ्लैग के, तब एंगल यहाँ पे था 60 डिग्री, और जब बॉटम पे देखा तो एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक, इस टावर की हाइट मैंने ले लिया यहाँ से बी, सी और डी। क्या था क्वेश्चन, क्या था, देखो एक टावर है, टावर की हाइट ये है, इसमें टावर की, ठीक है, और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टिप मतलब झंडा लगा हुआ है। जब ऑब्जर्वर पॉइंट ए से फ्लैग मतलब टॉप पे, फ्लैग स्टिप के टॉप पे और बॉटम पे देखता है, तब का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 एंड 30 है। टॉप पे देख रहा है तो 60 है, और बॉटम पे देख रहा है तो 30 है। तो इस क्वेश्चन में दे देगा फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टिप। फ्लैग स्टिप का हाइट कैसे निकालोगे आप, बताओ आप, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग। मान लो इसमें टावर की हाइट दे रखी है, ठीक है, टावर की हाइट दे दिया इसने, कितना दे रखा है 15 मीटर। अब बताओ फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टिप। ये 30 जब आप 45 ले लो, ठीक है, 30 और 45 ना एंगल, पहला एंगल 45 है जब टॉप पे देख रहा था, तो जब बॉटम पे देखा तो 30 डिग्री। ये दो एंगल है। अब बताओ फ्लैग स्टिप की हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक टावर है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, जब ऑब्जर्वर पॉइंट ए से टॉप पे, झंडा के टॉप पे और फ्लैग स्टिप के बॉटम पे देखा, जब टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, और जब बॉटम पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, और हाइट ऑफ टावर दे रखा है इसमें, बोल दिया कि अब पता करो इस झंडे की हाइट कितनी होगी। देखो क्वेश्चन तो आसान है, इसमें भी एबीसी लेंगे, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में अगर पता करें, ये हमें पता है 20, और बस ये नहीं पता है ए बी क्या है, 10 लगाएंगे, 10 30 डिग्री में क्या होगा बताओ, ए बी सी अपॉन में ए बी। बी सी आपको पता है कितना है 15, 10 30 1√3, ये हमें 15 मीटर पता है, 15 अपॉन में ए बी। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ए बी इक्वल्स टू 15√3। ये तो आसानी से सॉल्व हो गया आपके लिए, ए बी की वैल्यू आ गई। हमें निकालना लेकिन ये झंडे की हाइट, तो दूसरा इक्वेशन भी लगाते हैं, दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में लगाओ, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में बताओ, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो 1045 ले रहे हैं, 1045 इक्वल्स टू पी, पी क्या है हमारे पास ए डी, सॉरी बी डी, बी डी अपॉन में ए बी, ठीक है, 1045 1 होता है, बी डी अपॉन में ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू बी डी, ए बी क्या है बी डी के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकला था हमारे पास, तो बी डी भी क्या हो जाएगा 15√3, बी डी भी निकल गया हमारे पास, कौन सा, ये पूरा हाइट भी निकल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट, मतलब पूरा टावर के बेस तक का कितना है 15√3, 15√3 ये हाइट आया। तो जब कंप्लीट हाइट दे रखा है और ये हाइट दे रखा है, तो हाइट ऑफ स्टिप, हाइट ऑफ स्टिप क्या हुआ, हाइट ऑफ फ्लैग स्टिप, स्टिप इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी, बी डी कितना है 15√3, बी सी कितना है 15 है,
तो बता दो कितना आएगा हाइट ऑफ बी डी। 10 कॉमन √3 - 1, दिस इज द आंसर। तो समझ में आ गया ये प्रॉब्लम कैसे है, कैसे सॉल्व किया हमने। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 10th में। तो आप एक दो क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना आप। और हाँ, अच्छे से सोच के सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करना क्वेश्चन से। अगर डायग्राम आपका बन जाता है, डायग्राम अगर बन गया तो फिर क्वेश्चन 50 to 70% ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन ही करना होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, बताना नेक्स्ट कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप से अगर कोई भी आ रहा हो, अगर कोई अलग प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करो। मैं हमारी टीम जो है वो सॉल्व देख लेगी। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन। चलो बाय। अब कभी आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।